गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं भाई सब? ध्यान रख रहे हैं ना अपना? देखो कल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक चल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं हमने sp2 और sp3 और sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी कर रहे थे। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन कर रही थी हमने। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि इसके अंदर एक s ऑर्बिटल, एक 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल मिक्स होती है। ओके, और यहाँ पर 1, 3 एंड 1 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, तो 5 ही न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होती है। ओके, 5 न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या किया था हमने, किस तरीके से आती है ज्योमेट्री, ये आती है। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पर सराउंडिंग होगा। क्या है ये? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है ये इस तरीके से। ये वाले जो दो पोजीशन है, मतलब अब ये ऐसे, अब तो ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर इसको 3D में देखोगे तो ये वाला ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ निकला हुआ है। ओके, तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ये वाले जो दो पोजीशन है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन। ठीक है, और जो ये है हमारे को हम क्या कहते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन। मैंने तुम्हें कहा था कि PCl5 का बनाना होमवर्क में, जैसे PCl5, तो PCl5 का कैसे बनाओगे भाई? PCl5 को कैसे बनाना? सबसे पहले जो हमारा स्टेप है, चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी हमें बनानी हो, तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या होता है? सेंट्रल एटम की पहचान करना। सेंट्रल एटम की पहचान करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। बेसिक से काउंट कर लो, 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए हैं ये। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? नियोन 3s2, 3p3। ठीक है, नियोन 3s2, 3p, क्योंकि यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? नियोन का। ठीक है, यहाँ तक जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है ना, 1s2, 2p6 तक जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है वो किसका होता है? नियोन का होता है। फिर 3s2, 3p3 होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है भाई हमारे पास, नेक्स्ट क्या करना होता है हमें? सराउंडिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है? सराउंडिंग का देखना है। सराउंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, या फिर क्या लिखेंगे इसको? नियोन 3s2, 3p5। अब यहाँ पर देखो, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 3p6 बनाने के लिए। ठीक है, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर कितने क्लोरीन है भाई? 5 क्लोरीन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब यहाँ पर हम फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मींस जो जैसा है एज इट इज इसको लिखना है। हमें पता है क्या? सिर्फ बैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करती है। बैलेंस ये है, एक s का है और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आएगा? 3s है ये और ये है 3p। अब हमने यहाँ पर सराउंडिंग से क्या देखा कि 5 क्लोरीन है, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर अनपेयर्ड। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? हमें अनपेयर्ड करने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है भाई यहाँ पर। तो उसके बाद 3p के बाद क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 3s, 3p और 3d। ठीक है, 3s
यहाँ पर एक ही सेल में होता है ना, ऐसे होता है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में सिर्फ S होता है, सेकंड में 2S 2P होता है, यहाँ पर 1S। जो थर्ड सेल है हमारी, ये K सेल है, ये L सेल है, ये M सेल है। M सेल में क्या होगा, 3S 3P और 3D, ठीक है, 3S 3P और 3D। अब हमें क्या करना है, 3S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर कर सकते हैं ना, एनर्जी तो सेम है इसकी, ठीक है, एनर्जी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट क्या आएगी फिर इसकी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला जो पेड़ वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर आ गया है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब एक क्लोरीन यहाँ पर लग गया है, एक क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इस तरीके से 5 पे 5 क्लोरीन लग गए। तो यहाँ पर ये देखो S, ठीक है, S का है, P के कितने हैं, 3 हैं, और D का कितना है, 1 है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई, sp3d। अगर स्ट्रक्चर बनाते तो फॉस्फोरस सेंट्रल है, बीच में आएगा, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। तो ये बन जाती है PCl5 की स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है, सभी में एक ही बात ध्यान रखनी है हमें, सबसे पहले सेंट्रल का कॉन्फ़िगरेशन, ये कम से कम मैं 10 से 12 बार रिपीट कर चुकी हूँ ये बात। फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सेंट्रल एटम का, उसके बाद सराउंडिंग का लिखना है, सराउंडिंग में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है पर एटम, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं वो अनपेयर्ड कर देंगे। अनपेयर्ड देखो यहाँ पर ये एक ही शेल के अंदर आते हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल एक ही सेल में होती है, 3s 3p और 3d, ठीक है। अनपेयर्ड करने के बाद देखेंगे भाई कहाँ तक जाता है हमारा, और वहीं तक क्या हो जाता है फिर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो sp3d2, ठीक है, इन विच 1s 3p 3p orbital and 2d orbital are mixed to form 6 new sp3d2 hybrid orbital, ठीक है, ओके। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है भाई, इसकी ज्योमेट्री किस तरीके से होगी, ऐसे होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ओके। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसी तरीके से यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन होगी, एक्सियल पोजीशन, ये भी कौन सी पोजीशन होगी, एक्सियल पोजीशन होगी, और ये वाली जो पोजीशन है ये पोजीशन कौन सी होती है, इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन होती है भाई, इक्विटोरियल पोजीशन होती है, ओके। एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन। एक्सियल और एक्सियल के बीच में एंगल हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री। एक्सियल और इक्विटोरियल में एंगल होगा यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल। बट जो ये वाला एंगल है हमारा, इक्विटोरियल और इक्विटोरियल में एंगल 90
मैथ में पढ़ा है तुमने ये तो, मैथ में काफी बार, कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। जो ये वाला एंगल है ये कितना होगा? 90 होगा। ये ऐसे है, ये प्लेन है, मान लो ये इस तरीके से स्क्वायर हो जाता है, 1 2 3 4 ये स्क्वायर है, और ये एक ऊपर है और ऐसे एक नीचे है। तो ये तो दिख ही रहा है एंगल कितना है, ये वाला, ये एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ओके, अब हम इसका एग्जांपल लिखते हैं भाई SF6। SF6 सेम वही प्रोसेस चलेगी। सेंट्रल सल्फर है, सल्फर का 16 होता है, तो इसका हो जाएगा नियोन 10 नियोन तक आ गए, 3s2 3p4, ठीक है, 3s2 3p4। फ्लोरीन का हमें पता है, ये हम कर चुके हैं, 2s2 2p5 आता है। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई? ग्राउंड स्टेट एज इट इज 4 है ना पी के अंदर, 1 2 3 4, पी में 4 है, उसके बाद 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो 1 फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 6 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई भाई? 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई। 1 फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, तो 6 फ्लोरीन को 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। बट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, हमें कितने करने हैं? 6। अगर मैं ये बड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर देती हूँ तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुए, करने कितने हैं? 6। तो इसी वजह से ये वाला भी हमें कहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा? यहाँ पर। ओके, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं भाई? क्योंकि अभी हमने बनाया था कि 3s 3p और 3d तीनों एक ही सेल में होते हैं, एक ही सेल में है तो एनर्जी नियरली सेम होगी, और एनर्जी सेम होती है तो हम इजीली एक इलेक्ट्रॉन को, अब भाई एक ही रो में बैठे हुए हैं बच्चे, सारे बच्चे एक ही रो में बैठे हुए हैं, तो उनको एक बेंच से दूसरे बेंच पर बैठने में इतनी एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए उनको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, ठीक है, पेपर क्लियर करना पड़ता है, तो इसी वजह से एनर्जी लगती है ना। लेकिन एक ही क्लास में अगर उनको दूसरी जगह पर बैठना तो इतना ज़्यादा नहीं एफर्ट लगाना पड़ता, कहीं पर भी बैठ सकते हैं वो अपनी क्लास में, तो ठीक है। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका? एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 एंड 6, ठीक है। अब एक S का है, P के 3 है एंड D के 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई? sp3d2, ठीक है, sp3d2। sp3d2 है तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा? सल्फर आएगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ, ठीक है। बहुत ही इजी है भाई हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इजी टॉपिक है, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है और इम्पोर्टेंट है, इजी एंड इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है ये हमारी sp3d3, ठीक है, sp3d3। sp3d3 में देखो, sp3d3 मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें रट्टा नहीं लगाना है, जो दिया हुआ है उसी को समझने की कोशिश करनी है ना। तो यहाँ पर देखो sp3d3 मतलब क्या है कि 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल
एंड 3 डी ऑर्बिटल, ठीक है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, और उसके बाद 3 ही d ऑर्बिटल जब मिक्स होती हैं तो क्या बनाती हैं वो 7 न्यू ऑर्बिटल्स। 7 ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं और हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या होता है, जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती हैं उतनी ही क्या होती हैं, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होती है ना। जितनी ऑर्बिटल मिक्स होंगी उतने ही क्या बनते हैं, नई ऑर्बिटल फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब sp3 में डी में लिख देना भाई वही एज इट इज। यहाँ पर 1s 3p एंड 3d ऑर्बिटल आर मिक्स टू फॉर्म 7 न्यू sp3d फ्री हाइब्रिडाइजेशन। जो 7 नई ऑर्बिटल्स बनती है उनकी सभी की क्या होती है, सेम शेप ज्योमेट्री होती है। अब sp3d3 में क्या आता है, इस तरीके से होगा पेंटागोनल, ठीक है, ऐसे पेंटागन बनाना है और एक ऐसे एक ऊपर एक नीचे, सेम ऐसे ही जैसे हमने स्क्वायर वाले में बनाया था ना, एक ऊपर एक नीचे। देखो पहले ट्राइंगल आई, ट्राइंगल के ऊपर नीचे था, फिर एक और बड़े स्क्वायर के ऊपर नीचे, अब एक और बढ़ गए तो वो किसके नीचे आ गया, पेंटागन के नीचे आ गया, है ना। 1 1 करके इंक्रीज हो रहा है और सब में एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, ओके। ये क्या है हमारे पेंटागोनल है ना, ये रिंग पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है 2, पिरामिड मतलब जैसे एक पिरामिड के ऊपर बन रहा है और एक पिरामिड इसके नीचे बन रहा है, इसको पीपीपी भी बोल देते हैं, और उसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को टीपीपी बोल देते हैं। सेम यही एक्सियल पोजीशन, एक्सियल और एक्सियल में तो एंगल 180 होता है सभी के अंदर, एक्सियल और इक्वेटोरियल में एंगल 90 होगा हमेशा, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में एंगल 70 होगा। सिर्फ ये वाला एंगल चेंज हो रहा है, ट्राइगोनल में ये एंगल 120 था, ऑक्टाहेड्रल जब स्फीयर बनाया था तो इसमें एंगल 90 था, और जब ये पेंटागन बनाया तो इसमें एंगल 72 है। बाकी ये दोनों एंगल सेम है। अब बनाते हैं IF7 का, IF7 सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहला क्या काम होता है हमारा, सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन। तो सेंट्रल एटम आयोडीन है, आयोडीन से पहले यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे, आयोडीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर 5s2 5p5, यहाँ पर क्रिप्टोन आता है, ठीक है, क्रिप्टोन 5s2 5p5, ओके। 1 s में 2, p में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हमें पता है एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 1 फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 7 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 7। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये हो जाएगा 2, कितने हो गए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। अब यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। ये 5s है, ये 5p है, और ये कौन सी है 5d। 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्लोरीन अब देखो भाई एक s का है, p के 3 है और d के भी 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई sp3d3, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हो गई। बीच में आयोडीन है सेंट्रल एटम, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं 7 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ओके।
जाती है हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सबके अंदर एक ही बात कर रहे हैं हम, किसी में अलग नहीं किया है हमने, किसी में भी अलग से कोई कुछ भी नहीं किया है, सबके अंदर सेम कर रहे हैं। सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके बाद सराउंडिंग का देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद हम अनपेयर्ड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, बस जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए उतने कर देते हैं। SF4 का बनाते हैं, मान लो सल्फर का भी लिखा था हमने, क्या आएगा सल्फर का यहाँ पर, नियोन 3s2 3p4, एज इट इज लिखेंगे उसको, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए हमें, 4 फ्लोरीन है तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए। 4 के लिए यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कितने चाहिए हमें 4, तो ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कर दिए भाई, ये वाला एज इट इज रहेगा। हो गए 4, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन और 4। कहाँ तक गए, sp3d तक। और sp3d के लिए क्या थी, अभी की थी हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ध्यान रखना, 1 फ्लोरीन यहाँ पर, सबसे पहले फ्लोरीन यहाँ पर लगाओगे ऊपर नीचे, ठीक है। फ्लोरीन कहाँ पर लगेगा, सबसे पहले यहाँ पर, फिर फ्लोरीन यहाँ पर, और उसके बाद एक लोन पेयर है। 4 तो फ्लोरीन है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या है हमारा, सीसा, ठीक है, सीसा। ओके, सीसा जो झुल्ला होता है वो बड़ा है। ओके, इसी तरीके से भाई तुम्हें किसकी स्ट्रक्चर बनानी है, हर किसी की। NH3 की भी ऐसे ही होगी, NH3 की, NH3 में क्या होता है, 2s2 2p3 होता है, ठीक है, 2s2 2p3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए, ग्राउंड स्टेट में ही हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन, ये 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, sp3। sp3 के लिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल बना दो, नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, H H H, ठीक है। तो इस तरीके से किसी की भी स्ट्रक्चर बना सकते हो भाई। ओके, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। हैव ए नाइस डे।